किस्तों पर कार लेने वाला प्रधानमंत्री, नेहरू के बाद जिसने भारत को संभाला, भारत का सबसे ईमानदार वजीर आजम, जिसके शव को पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने दिया था कंधा, जिसके नाम पर देश के लोगों ने छोड़ दिया था खाना। लाल बहादुर शास्त्री कद में भले ही छोटे थे, सिर्फ 5 फीट 2 इंच, लेकिन उनके हौसले, उनके फैसले और उनका नेतृत्व इतना बड़ा था कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान भी उनके कायल हो गए थे। अयूब खान खुद 6 फीट 2 इंच लंबे चौड़े थे। उन्हें लगता था कि शास्त्री इतने छोटे कद के होकर देश नहीं चला पाएंगे। 1964 में नेहरू की मौत के बाद जब शास्त्री प्रधानमंत्री बने, अयूब खान ने भारत का तय दौरा रद्द कर दिया और ताना मारते हुए कहा, वहां किससे बात करनी है। लेकिन शास्त्री डरने वाले नहीं थे। गुट निरपेक्ष सम्मेलन से लौटते वक्त उन्होंने कराची में रुककर अयूब खान से मुलाकात की। ये एक साफ संदेश था, भारत का नया प्रधानमंत्री किसी से भी डरने वाला नहीं, पीछे हटने वाला नहीं। इतिहासकार रामचंद्र गुहा लिखते हैं, अयूब खान तब भी प्रभावित नहीं हुए और अपने सहयोगी से कहा, तो यही वो व्यक्ति है जिसे नेहरू का उत्तराधिकारी बनाया गया है। लेकिन 1965 के भारत पाक युद्ध ने सब कुछ बदल दिया। भारतीय सेना लाहौर तक पहुंच गई थी। सीज फायर के बाद अयूब खान को मानना पड़ा। लाल बहादुर शास्त्री एक मजबूत और साहसी नेता हैं। और फिर 1966 में जब ताशकंद समझौते के बाद शास्त्री का निधन हुआ, अयूब खान विदेश से भारत आने वाले सबसे पहले नेता थे। शास्त्री के पार्थिव शरीर को देखकर उन्होंने कहा, यही आदमी भारत और पाकिस्तान को एक साथ ला सकता था। शास्त्री के निधन के बाद जब उनके बैंक पासबुक को लोगों ने देखा तो सभी दंग रह गए। उनके खाते में 365 रुपए 35 पैसे का बैलेंस था। क्या कोई सोच सकता है कि 1 अरब से ज्यादा की आबादी वाले देश भारत का कोई ऐसा भी पीएम रहा होगा जिसके पास रहने के लिए खुद का अपना घर तक नहीं था, अपनी गाड़ी नहीं थी, कोई जमीन दौलत नहीं थी। लेकिन ऐसे ही एक प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। एक बार उनके बेटे ने कार खरीदने की जिद की। उस समय कार की कीमत थी सिर्फ 12,000 रुपए। शास्त्री जी के पास थे 7,000 रुपए। बाकी पूरे करने के लिए उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से 5,000 का कर्ज लिया। सोचिए, इस देश का प्रधानमंत्री सिर्फ एक कार खरीदने के लिए बैंक से लोन लेने पर मजबूर हो गया था। दुर्भाग्य से ये कर्ज वो चुका नहीं पाए, क्योंकि उससे पहले ही उनका निधन हो गया और इस लोन को उनकी पत्नी ने निधन के बाद चुकाया। शास्त्री जी की ईमानदारी के और भी किस्से हैं। एक बार उनके बेटे ने सरकारी गाड़ी का निजी इस्तेमाल किया। शास्त्री जी को पता चला। उन्होंने तुरंत बेटे को डांटा और ड्राइवर से लॉगबुक मंगवाई। फिर जितने किलोमीटर गाड़ी चली थी उसके पैसे उन्होंने अपनी जेब से सरकारी खजाने में जमा कराए। लाल बहादुर शास्त्री का प्रयागराज से अटूट लगाव था। यहीं से उनके राजनीतिक करियर को रफ्तार मिली और यहीं से उन्होंने जनता का विश्वास जीतकर अपना पहला चुनाव लड़ा। साल था शुरुआती दौर का। शास्त्री जी ने विधानसभा चुनाव लड़ा, सोराव नॉर्थ और फूलपुर वेस्ट सीट से। आज ये सीट सोराव विधानसभा के नाम से जानी जाती है। लोग बताते हैं, शास्त्री जी का वो चुनाव बेहद दिलचस्प था। वो बैलगाड़ी से सोराव पहुंचे और पैदल ही घर घर जाकर लोगों से मिले। लोग उन्हें देखने और मिलने के लिए उमड़ पड़ते थे। जनता का उत्साह ही उनकी असली ताकत थी। इस चुनाव में शास्त्री जी ने 20,930 वोट हासिल किए। लगभग 70% वोटों के साथ उन्होंने जीत दर्ज की। दूसरे नंबर पर रहे किसान मजदूर प्रजा पार्टी के उम्मीदवार लाल बहादुर सिंह को उन्होंने 17,740 वोटों से हराया। जीत के बाद शास्त्री जी उत्तर प्रदेश सरकार में पंडित गोविंद वल्लभ पंत की कैबिनेट में मंत्री बने। यानी प्रयागराज से शुरू हुआ उनका सियासी सफर उन्हें देश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी तक ले गया। साल 1964 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद शास्त्री जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। हालांकि इस बीच 13 दिन के कार्यकारी प्रधानमंत्री के तौर पर गुलजारी लाल नंदा ने सत्ता संभाली थी। शास्त्री जी 1 साल 216 दिन देश के प्रधानमंत्री रहे। इस दौरान उन्होंने 1965 की जंग में पाकिस्तान को घुटने टिकवा दिए थे। लाल बहादुर शास्त्री के बेटे अनिल शास्त्री एक किस्सा सुनाते हैं। जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और कहा, मैंने देखा है कि जब आप बड़ों के पैर छूते हैं तो आपके हाथ सिर्फ घुटनों तक ही जाते हैं। इस पर अनिल शास्त्री ने इनकार कर दिया। इसके बाद शास्त्री जी ने अपने बेटे के पैर छुए और कहा, अगर इसी तरह पैर छूते हैं तो हो सकता है मेरे देखने में कोई गलती हुई हो। लाल बहादुर शास्त्री ने किसानों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। इसके लिए उन्होंने अपने प्रधानमंत्री आवास पर ही खेती करना शुरू कर दिया था। इस दौरान उनके द्वारा दिया गया जय जवान जय किसान का नारा विश्व भर में मशहूर हो गया। वो बतौर प्रधानमंत्री अपना जीवन वेतन और भत्ते के जरिए गुजारा करते थे।
उन्होंने किसी भी सरकारी सेवा का लाभ लेने से मना कर दिया था। ऐसा ही एक और किस्सा है, जब शास्त्री जी अपनी पत्नी और परिवार की महिलाओं के लिए साड़ी खरीदने बाजार गए। दुकानदार ने महंगी साड़ियां दिखाई। शास्त्री जी ने साफ कहा, मेरे पास इतनी महंगी साड़ियां खरीदने लायक पैसे नहीं हैं। जब मिल मालिक ने साड़ी गिफ्ट करने की कोशिश की तो शास्त्री जी ने बड़े विनम्र तरीके से इनकार कर दिया। यही नहीं, प्रधानमंत्री रहते हुए भी उन्होंने सादगी से समझौता नहीं किया। एक बार सरकारी विभाग ने उनके घर पर कूलर लगवा दिया। शास्त्री जी को जब पता लगा तो बोले, इलाहाबाद के पुश्तैनी घर में भी कूलर नहीं है, अगर यहाँ लग जाएगा तो आदत बिगड़ जाएगी। और उन्होंने तुरंत विभाग को फोन कर कूलर हटवा दिया। शास्त्री जी बहुत कम साधनों में जीते थे। अक्सर अपनी पत्नी को फटे हुए कुर्ते दे देते थे। उनकी पत्नी उन्हीं पुराने कुर्तों से रुमाल बनाती थी और वही रुमाल शास्त्री जी इस्तेमाल करते थे। 11 जनवरी 1966 ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर के कुछ ही घंटे बाद भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का अचानक निधन हो गया। ये समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, वो भी सोवियत प्रधानमंत्री की मौजूदगी में। शास्त्री जी के निधन की खबर सुनकर सबसे पहले जो शख्स उनके पार्थिव शरीर के पास पहुंचे वो थे पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान। अयूब खान ने भावुक होकर कहा, यहाँ एक ऐसा शख्स लेटा हुआ है जो भारत और पाकिस्तान को साथ ला सकता था। जब शास्त्री जी के ताबूत को ताशकंद एयरपोर्ट ले जाया गया तो रास्ते में हर भारतीय, पाकिस्तानी और सोवियत झंडा झुका हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री की मौत आज तक एक रहस्य रही। 10 जनवरी 1966 ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर हुए। भारत और पाकिस्तान ने शांति का वादा किया, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद इतिहास ने करवट बदल ली। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री अब हमारे बीच नहीं रहे। उनकी मौत आज भी रहस्य बनी हुई है। समझौते के बाद सोवियत संघ ने एक पार्टी रखी। शास्त्री जी थोड़ी देर वहां पर रुके और रात करीब 10 बजे अपने कमरे में लौट आए। सहयोगियों के साथ चर्चा हुई कि क्या अयूब खान के निमंत्रण के बाद उन्हें इस्लामाबाद जाना चाहिए। उनके सहायक शर्मा ने साफ कहा, शास्त्री जी नहीं जाना चाहिए, खतरा हो सकता है। लेकिन शास्त्री जी मुस्कुराए और बोले, अब वो कुछ भी नहीं कर सकते, हमारा समझौता हो चुका है। इसके बाद शास्त्री जी ने खाना खाया, आलू पालक और कड़ी। खाना उनके लिए राजदूत TN कौल के घर से आया था, लेकिन उस दिन खाना बनाने वाला उनका परिचित रामनाथ नहीं था, बल्कि एक नया नाम सामने आया, जान मोहम्मद। रात को दिल्ली से फोन आया। अटल बिहारी वाजपेयी और विपक्षी नेताओं ने समझौते की आलोचना कर दी। ये सुनकर शास्त्री थोड़े उदास हुए। उन्होंने घर पर भी बात की। शास्त्री जी की बेटी कुसुम ने कहा कि पिताजी, ये फैसला मुझे अच्छा नहीं लगा। अपनी पत्नी ललिता शास्त्री को वे अम्मा कहकर पुकारते थे। बेटी ने कहा, अम्मा आपसे बहुत नाराज है और बात करने से मना कर रही हैं। आपने भारत का जीता हुआ हिस्सा पाकिस्तान को क्यों दे दिया? फिर शास्त्री जी ने काबुल में अगले दिन भारत के अखबार मंगाए। उनके बेटे अनिल शास्त्री ने आगे बताया कि उस रात उन्होंने भारत के अखबार काबुल मंगवाए। तब तक उनकी बातचीत और तबीयत में कोई शिकायत नहीं थी। इसका मतलब है कि वो जानना चाहते थे कि देश में उनके फैसले का क्या असर हुआ है। जगन्नाथ सहाय के मुताबिक इस फोन कॉल के बाद शास्त्री जी दुखी हो गए। रामनाथ ने उन्हें पीने के लिए दूध दिया। सोने से पहले दूध शास्त्री जी की दिनचर्या का हिस्सा था। शास्त्री जी ने रामनाथ को सोने जाने को कहा। रामनाथ ने उनके कमरे में ही फर्श पर सोने की पेशकश की, जिसे शास्त्री जी ने मना कर दिया। कुलदीप नैयर अपनी किताब में लिखते हैं कि अगले दिन अफगानिस्तान जाना था, जिसकी पैकिंग चल रही थी। ताशकंद के समय के मुताबिक रात 1:30 पर शास्त्री जी को जगन्नाथ सहाय ने लॉबी में लड़खड़ाते हुए देखा। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे। बहुत मुश्किल से उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब कहाँ हैं? जिस कमरे में पैकिंग हो रही थी, शास्त्री जी के डॉक्टर RN चुग वहीं सो रहे थे। जगन्नाथ सहाय ने आनन फानन में सिक्योरिटी गार्ड की मदद से उन्हें बिस्तर पर लेटाया, पीने को पानी दिया और कहा, बाबूजी आप अभी ठीक हो जाएंगे। शास्त्री जी ने अपना हाथ दिल के पास रखा और फिर अचेत हो गए। निजी डॉक्टर RN चुग ने पल्स चेक किया और उनके निधन की पुष्टि की। मन रखने के लिए रूस के भी डॉक्टर बुलाए गए, इंजेक्शन दिया गया, लेकिन कोई हरकत नहीं हुई। अपनी किताब में शास्त्री जी के कमरे के बारे में कुलदीप नैयर ने लिखा, कारपेट वाले फर्श पर उनकी स्लीपर सलीके से वैसे ही बिना पहने रखी हुई थी। ड्रेसिंग टेबल पर थर्मस उल्टा पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने इसे खोलने की कोशिश की है। कमरे में कोई अलार्म या बजर नहीं था, जो आमतौर पर रहता है। कमरे में 3 फोन थे, लेकिन तीनों बिस्तर से काफी दूर थे। थोड़ी देर में एक तिरंगा आया और शास्त्री जी को उड़ा दिया गया। उसके बाद तस्वीर उतारी गई। अगले दिन शव भारत लाया गया। लाल बहादुर शास्त्री के बेटे अनिल शास्त्री बताते हैं, उनके निधन को लेकर हमारे मन में कई संदेह थे। इंडियन पाकिस्तान डेलीगेशन के लोगों को ताशकंद होटल में ठहराया गया और शास्त्री जी को 14 से 15 किलोमीटर दूर एक विला में ठहराया गया। दूतावास से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शास्त्री जी सीधे सरल व्यक्ति हैं,
होटल में शराब पी जाएगी, शोर होगा, इससे शास्त्री जी को दूर रखने के लिए हमने उनके लिए वो विला बुक किया। इस विला में कोई एम्बुलेंस नहीं थी, कोई घंटी नहीं थी, न कोई ऑक्सीजन सिलेंडर, न ही कमरे में कोई फोन था। जब उनकी तबीयत खराब हुई तो वो खुद उठकर डॉक्टर के पास गए। शास्त्री जी ने जिस थर्मस से दूध पिया वो भी वापस नहीं आया। एक डायरी थी वो भी वापस नहीं आई। उनका चेहरा नीला पड़ा हुआ था, माथे पर 2 निशान थे। डॉक्टरों ने कहा था ऐसा कभी भी हमने नहीं देखा। ये तभी होता है जब कोई सांप काटे या कोई जहरीला पदार्थ शरीर में जाए। मेरी माँ तो आखिरी दम तक कहती रही कि उनकी हत्या हुई है। जब मनमोहन सिंह सरकार और मोदी सरकार से लाल बहादुर शास्त्री की मौत से जुड़े दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की मांग की गई तो सभी ने कहा कि ऐसा करने से हमारे देश के दूसरे देशों से संबंध खराब हो सकते हैं। अपने जिंदा रहते हुए लाल बहादुर शास्त्री ने अपना लोहा मनवाया और जाने के बाद भी उनके जैसा दमदार, ईमानदार नेता देश को आज तक नहीं मिल पाया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।